नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस करंट अफेयर्स सीरीज में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल। आप सभी को पता है कि 9 फरवरी को एक न्यूज़ आया कि जो मणिपुर के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एन बीरेन सिंह, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और उसके बाद से आप देखोगे ये कयास लगाए जा रहे हैं, कई सारे पेपर्स में इसको लेकर के न्यूज़ आया है कि सरकार के पास एक ऑप्शन ये भी है कि सरकार क्या करे, मणिपुर में जो केंद्र की सरकार है वो क्या करे, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस न्यूज़ की वजह से हम लोग आज इस सत्र में जो है डिस्कशन करने वाले हैं प्रेसिडेंट रूल के ऊपर कि आखिर ये राष्ट्रपति शासन होता क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। और आप देखोगे अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप देखोगे कि चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, दोनों में आप देखोगे कि इसको लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्रेसिडेंट रूल के दुरुपयोग को लेकर के काफ़ी सारा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। तो इन सभी मामलों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, कैसे इसका उपयोग होता है, और इसको लेकर के इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बॉम्बे मामले में वो है क्या। तो आइए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को, और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इस डिस्कशन को क्या करना है, सुनना है। तो आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में जो है, जो कुकी और मैतेई जनजाति हैं, उनके बीच में जो डिवाइड उत्पन्न हुआ है उसके कारण वहां पर जो अशांति है वो बहुत दिनों से फैली हुई है। आप सभी जानते हैं इथनिक क्लैसेस यहाँ की, यानी कि जो मणिपुर के जो मेन आदिवासी संगठन हैं, आदिवासी ग्रुप हैं, चाहे वो मैतेई हो, चाहे वो कुकी हो, तो आप देखोगे उनके बीच में लगातार एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है। वहाँ की जो कानून व्यवस्था यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफ़ी खराब हो चुकी है। लगातार वहाँ से आप देखोगे इस बात का खबर आता रहता है कि कहीं पर जो कुकी हैं उन्होंने मैतीस के ऊपर हमला कर दिया, मैतीस वालों ने कुकी के ऊपर हमला कर दिया। तो इस तरह का सिचुएशन जो आप देखोगे पिछले साल से ही हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो मणिपुर का सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है, और यहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ के जो सीएम है उन्होंने क्या किया, इस्तीफा अपना सौंप दिया है। तो खैर इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए कि मणिपुर में जो कुकी समुदाय है, जो मैतेई समुदाय है, उसके बीच में क्या है, एक विवाद उत्पन्न हुआ। उस विवाद पर हम लोग अलग से डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग प्रेसिडेंट रूल पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो आपको समझना होगा कि क्या मणिपुर में जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो वहां पर कि जो उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको जो आघात पहुंच रहा है दो समुदायों के बीच में झगड़े के कारण, क्या इसमें सेंटर इंटरफेयर कर सकता है या नहीं। और यहां पर आप देखोगे आर्टिकल 356, जो आर्टिकल 356 है, वहां पर जनरली हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन का क्या है, जिक्र किया गया है, प्रेसिडेंट रूल का जिक्र किया गया है। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि आखिर क्या किसी स्टेट में अगर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो क्या केंद्र की सरकार वहां पर इंटरफेयर कर सकती है या नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जो पब्लिक ऑर्डर है, जो पब्लिक ऑर्डर है या फिर लॉ एंड ऑर्डर है, या फिर मैंने बोला कि जो पब्लिक ऑर्डर जो है ये टॉपिक किसका है, स्टेट का है। जनरली जो स्टेट की पुलिस होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपने पूरे क्षेत्र में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या केंद्र की सरकार स्टेट में इंटरफेयर कर सकती है या नहीं इस मैटर को लेकर के। तो यहां पर आपको समझना होगा आर्टिकल 355 को। तो आर्टिकल 356 को समझने से पहले आपको देखना होता है आर्टिकल 355। और आर्टिकल 355 क्या कहता है, आर्टिकल 355 जो केंद्र की सरकार है यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उस पर एक जिम्मेदारी डालती है। और वो क्या कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। याद रखिएगा क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा जा रहा है
कि ये सेंटर का यानी कि केंद्र की सरकार का दायित्व है, ड्यूटी है कि वो हमारे हर राज्य की रक्षा करे। किससे रक्षा करे? एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि मान लीजिए कोई बाहरी आक्रमण हो गया, उससे रक्षा करे, और इसके साथ साथ जो इंटरनल डिस्टरबेंस है उससे रक्षा करे। किसकी? हमारे स्टेट की। टू एंड टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट फंक्शन इन द अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर आप देखोगे कि जो आर्टिकल 355 वो साफ साफ कह रहा है कि ये केंद्र की सरकार का ड्यूटी है, दायित्व है कि वो हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी क्या करेगा? एक्सटर्नल एग्रेशन और जो इंटरनल डिस्टरबेंस से उसकी रक्षा करेगा, और ये भी एंश्योर करेगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का उल्लंघन ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या करे? काम करे। तो ये जिम्मेदारी आप देखोगे आर्टिकल 355 किस पर सौंप रहा है? केंद्र की सरकार पर। यानी कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में बाहरी आक्रमण हुआ है या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस है, जैसे मणिपुर में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण आप देखोगे वहां का जो पब्लिक ऑर्डर है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, वो काफी क्या है? डिस्टर्ब हो गया है। तो यहां पर केंद्र इन दायित्वों की पूरा करने के लिए, अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए क्या कर सकता है? आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि क्या किसी स्टेट में अगर मान लीजिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहां पर सिक्योरिटी का जो सिचुएशन है वो काफी गड़बड़ है, तो क्या केंद्र जो है वहां पर इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है? और अगर कर सकता है तो हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अनुच्छेद जो है इसके बारे में बात करता है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 355 को, जो केंद्र पर इस बात का दायित्व डालता है कि वो देखे कि वो स्टेट को क्या करे? एक्सटर्नल एग्रेशन, उसके साथ साथ इंटरनल डिस्टरबेंस, और ये भी सुनिश्चित करे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को माने और उसके अकॉर्डिंग काम करें। और यहां पर यही कहा गया कि अगर मान लीजिए ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया किसने? सेंटर ने स्टेट को, स्टेट उसको कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इस दायित्व को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 356 समझने से पहले आपको देखना होगा आर्टिकल 355। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रेसिडेंट रूल, यानी कि आर्टिकल 356 क्या कहता है। अब आप ध्यान में रखना कि आर्टिकल 356 दो कंडीशन के, टू कंडीशन पर क्या करता है? उस स्टेट में, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लागू करने की बात करता है। और क्या कहा गया है कि आप देखोगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल या फिर क्या है? स्टेट इमरजेंसी। तो यहां पर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर सेंटर की ड्यूटी क्या है, और सेंटर की ड्यूटी आर्टिकल 355 में डिफाइन की गई, और उन ड्यूटी को पूरा करने के लिए सेंटर क्या कर सकता है? आर्टिकल 356 का उपयोग करके किसी भी स्टेट में क्या लगा सकता है? प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो मैं बात करता कंडीशन की, क्या कंडीशन है जिसके आधार पर हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं? दो आधार हैं, दो कंडीशन है, दो ग्राउंड हैं जिसके आधार पर सेंटर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, और उन दोनों आधारों की चर्चा हमारे संविधान में की गई है। एक तो आर्टिकल 356 खुद इस बात की चर्चा करता है, उन आधारों की चर्चा करता है जिसके आधार पर क्या है? प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और दूसरा है आपका आर्टिकल 365। याद रखिएगा, जो दो बेस हैं, जो दो ग्राउंड हैं जिसके आधार पर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, वो हमारे संविधान में दिए गए हैं। एक जो ग्राउंड है वो खुद आर्टिकल 356 में मेंशन है, और जो दूसरा ग्राउंड है वो मेंशन है आपका आर्टिकल 365 में। अब देख लेते हैं कि जो दोनों ग्राउंड हैं जिसके आधार पर हम क्या लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, वो क्या है। तो अगर हम देखते हैं आर्टिकल 356 को, तो आर्टिकल 356 पहले ग्राउंड की चर्चा करता है और क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट, क्या कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाइड हैं, इस बात से क्या है? सेटिस्फाइड हैं कि द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्या? फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता।
तो जो पहला ग्राउंड है उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर प्रेसिडेंट को यह लगता है कि स्टेट में संवैधानिक प्रावधानों का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, उनको नहीं माना जा रहा है, और प्रेसिडेंट को अगर ये विश्वास है कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के आधार पर नहीं चल रही है, तो ये आधार बन सकता है किसका, प्रेसिडेंट रूल का। तो क्या बोला गया, फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसका मतलब क्या है कि स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान हैं, उनके अनुसार जो है राज्य काम नहीं कर रहा है, और ये विश्वास हो चला है किसको, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को विश्वास कैसे होगा, आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता का या फिर फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, तो इसके लिए रिपोर्ट जो है राज्यपाल भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए राज्यपाल ने जो है क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की किसको, सेंटर को, और यहां पर रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि हमारे राज्य में जो है, जो राज्य सरकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है, उसको तोड़ रही है। तो ये एक आधार हो सकता है कि राज्यपाल ने क्या किया हो, रिपोर्ट सौंपी हो, है ना, और प्रेसिडेंट को ये विश्वास हो गया है कि उस रिपोर्ट में ऐसी बातें हैं जिसमें साफ साफ झलक रहा है कि राज्य सरकार क्या कर रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का उल्लंघन कर रही है। या फिर अगर देखिए ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि रिपोर्ट मिलने पर ही ऐसा करेगा कौन, सेंटर। रिपोर्ट नहीं मिलने के मतलब स्व प्रेरणा का मतलब क्या है, ओन मोशन, है ना, मतलब अपने आधार पर भी, स्व प्रेरणा से भी सेंटर क्या कर सकता है, किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल्यूर के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो एक तरीका क्या है कि जो प्रेसिडेंट, जो गवर्नर ऑफ स्टेट है वो क्या करे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, रिपोर्ट में ये आरोप लगा हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है स्टेट में, संवैधानिक प्रावधानों का क्या हो रहा है, उल्लंघन, तो इस आधार पर लगाया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर ये मैंडेटरी नहीं है, अगर मान लीजिए स्व प्रेरणा का मतलब क्या होता है, खुद सेंटर को यह लग रहा है कि स्टेट में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है, तो वो खुद से भी बिना गवर्नर के क्या, रिपोर्ट के, वो क्या कर सकता है, इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो पहला आधार क्या था, फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन। दूसरा आधार क्या है, तो वो तो कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 356 में। जो दूसरा आधार है जिसके आधार पर हम क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में, वो दिया हुआ है आर्टिकल 365 में। आर्टिकल 365 क्या कहता है कि इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर। मान लीजिए सेंटर ने क्या किया, किसी स्टेट को कोई इंस्ट्रक्शन दिया और स्टेट क्या करे, उसको लागू ना करे या मानने से इनकार कर दे, तो ये भी आधार हो सकता है उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने का, है ना। क्या कहा गया कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, तो इस आधार पर भी आप देखोगे कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। जैसे मणिपुर है, अब मणिपुर में क्या है, सुरक्षा की स्थिति काफी खराब है। अब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है कि उसे जो है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। उसके इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हो सेंटर ने, स्टेट उसको लागू नहीं कर रहा है या फिर प्रभावी करने में क्या हुआ है, असफल, तो इस मामले में भी आप देखोगे क्या हो सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको आधार बना करके क्या कर सकती है, उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो दो आधार, यानी कि वो दो ग्राउंड कौन से हैं जिसके आधार पर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो एक आधार आपका खुद आर्टिकल 356 में दिया गया है और दूसरा आधार कहां दिया है, आर्टिकल 365 में। याद रखिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर आप देखोगे कि जो हम
इम्पोज करते हैं क्या प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट पर, उसका असर क्या होता है ना, उसका असर क्या होता है, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा असर होता है राज्य सरकार के कामकाज पर पड़ता है, क्या वहां की विधानसभा सारे फैसले ले सकती है, उस पर पड़ता है। तो यहां पर आपको साफ साफ ध्यान में रखना है कि अगर अनुच्छेद 356 के तहत क्या किया गया, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगा दिया जाता है, तो आप देखोगे कि राज्य सरकार के जो सभी कार्य हैं वो केंद्र को हस्तांतरित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि all the function of state government to the transfer to the center। इसके साथ साथ जो विधानसभा होती है यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसका काम भी पार्लियामेंट करना शुरू कर देती है। तो अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए तो जो काम वहां के स्टेट गवर्नमेंट का था वो काम कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर को ये पावर है। और यहां पर क्या बोला गया कि जो काम वहां का स्टेट लेजिस्लेचर करता था, जैसे मान लीजिए स्टेट में बजट पेश करना है, कोई कानून बनाना है, ये काम स्टेट लेजिस्लेचर का है, वहां की विधानसभाओं का है, लेकिन वो काम कौन करेगा, तो भारत का पार्लियामेंट यानी कि हमारे देश की संसद। तो सबसे बड़ा इफेक्ट तो होता है कि स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से क्या हो जाती है, यहां पर काम करना बंद कर देती है, ठीक है ना, ये चीजें। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है। बस एक जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो क्या है कि उस स्टेट में अगर कोई हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट उसी तरीके से काम करता रहेगा जिस तरीके से वो नॉर्मल डेज में काम करता है। यानी कि प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में लागू होता है तो उसका असर उस राज्य के हाई कोर्ट पर किसी तरीके से नहीं पड़ता। हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, उस पर जो है कोई कामकाज पर असर नहीं पड़ता। लेकिन बाकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स हैं और जो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है वो किसको आ जाता है, लेजिस्लेचर का पावर पार्लियामेंट को, और जो सारे काम सरकार के हैं स्टेट गवर्नमेंट को किसको मिल जाते हैं, केंद्र सरकार को। तो ये डिसीजन क्या करते हैं, लेते हैं। अपवाद याद रखिएगा कि एक्सेप्शन क्या है, द फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट विच रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो हमने देख लिया इफेक्ट, है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, ठीक है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड टाइम पीरियड। क्वेश्चन ये बार बार आता है कि अगर मान लीजिए सेंटर ने इंपोज कर दिया क्या प्रेसिडेंट रूल, तो स्टेट में कब तक लागू रहेगा, और क्या सेंटर का जो डिसीजन है, जो प्रोक्लेमेशन है राष्ट्रपति के द्वारा, क्या उसको अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है पार्लियामेंट से। तो याद रखिएगा कि जो प्रोक्लेमेशन यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल की घोषणा की गई है उस स्टेट में, वो आप देखोगे शुरुआत में जैसे ही घोषणा होती है तो वो 2 महीने के लिए क्या होता है, लागू होता है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है विद इन 2 मंथ उनको क्या करना पड़ता है, इसको पार्लियामेंट से पास करना होता है, यानी कि बोलते हैं अनुमोदन। तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति शासन को जो प्रभाव की घोषणा की गई है, एक बार घोषणा हो गई तो फर्स्ट टाइम वो कितने 2 महीने के लिए क्या होता है, लागू होता है। और इन 2 महीने के भीतर आपको क्या करना होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन यानी कि इसको पास करने की क्या है, स्वीकृति देने की क्या है, आवश्यकता है। नहीं तो अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिला तो आपका प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा, और अगर मिलता है तभी जाकर के हम इसको क्या कर सकते हैं, 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्या कहा गया कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 महीने के भीतर करना क्या है, आवश्यक है। और सदन के जो दोनों, संसद के जो दोनों सदन हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या करेंगे, इसको अपनी स्वीकृति देंगे, यानी कि वो चाहते हैं, उन्होंने, वो राजी हैं कि उस स्टेट में क्या लगे, प्रेसिडेंट रूल लगे। तो करना कितना है, मात्र 2 महीने के अंदर। अगर आप 2 महीने में नहीं कर पाते हैं तो जो प्रोक्लेमेशन है वो अपने आप निष्प्रभावी हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, 6 महीने के लिए इंपोज। दूसरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा वो क्या करती है, इसको पास करने की आवश्यकता है, प्रोक्लेमेशन को सपोर्ट करने की आवश्यकता है,
तो किस मेजोरिटी से सपोर्ट करेगी। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि बाय सिंपल मेजोरिटी क्या हो सकता है, अगर लोकसभा और राज्यसभा क्या कर दे, इसे एक्सेप्ट कर ले, तो राष्ट्रपति शासन वहां पर 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाता है। तो 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेस हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को क्या करना होगा, इस प्रोक्लेमेशन को, यानी कि ये जो घोषणा है उसका अनुमोदन करना होगा दोनों हाउसेस से अलग अलग। और यहां पर मेजोरिटी क्या चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने लोगों ने क्या किया, मतदान किया, उनका 50% से ज्यादा, उनका बहुमत, है ना। याद रखिएगा, आप लोग को मैंने क्लास में भी पढ़ाया है। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जो मेंबर है वो क्या है, प्रेजेंट एंड वोटेड, उसका क्या, मेजोरिटी 50+1, 50% + 1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है कि जो अनुमोदन है वो किस मेजोरिटी से पास करने की आवश्यकता होती है। तो सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करने की आवश्यकता होती है। क्लास में मैंने पढ़ाया भी था, आपको याद भी होगा कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। स्पेशल मेजोरिटी के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, उसको भी मैंने क्या किया, डिफाइन किया है। आप लोग उस क्लास को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि हम बात कर रहे थे कि लागू कैसे होता है और कब तक लागू हो सकता है। तो मैंने बोला कि प्रोक्लेमेशन हुआ, 2 मंथ के भीतर आपको क्या करना होगा, इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल देना होगा। और अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो ये 6 मंथ के लिए क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है, 6 मंथ के लिए लागू हो जाता है। उसके बाद क्या, अगर मान लीजिए स्टेट का सिचुएशन नहीं सुधरा है या फिर वहां पर चुनाव अभी नहीं कराए जा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंड कितना करेंगे, एक बार में 6 महीना, यानी कि 6 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि वहां पर जो प्रेसिडेंट रूल था उसको हम लोग और एक्सटेंड करें, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक बार में कितना, मात्र 6 मंथ। और उसके लिए भी आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल की क्या पड़ेगी, आवश्यकता। यानी कि एक बार में आप क्या कर सकते हैं, 6 मंथ ही इसको इंक्रीज कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं, मैक्सिमम एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल कितना साल तक लगाया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्सटेंशन है वो अप टू 3 ईयर, यानी कि 3 साल तक हम इसको क्या कर सकते हैं, 6-6 महीना करके एक्सटेंड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को कि 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल, एक बार अप्रूवल मिल गया तो ये 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना होगा, फिर से पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ आप इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको लगता है कि और इसको एक्सटेंड करना है तो आप और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कितना, 3 ईयर, मैक्सिमम कितना, 3 ईयर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना होगा, ये ऐसा एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मिसयूज काफी हुआ है। और इसीलिए आप देखोगे, जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम आप 3 ईयर तक किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा करके रख सकते हैं, लेकिन एक बार में 6 मंथ, फिर दोबारा 6 मंथ, दोबारा 6 मंथ, ऐसे करके। लेकिन फिर भी इसका मिसयूज होता रहा। और इसी मिसयूज को रोकने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 साल भी अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट ना हो, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहां पर आप देखोगे इसके मिसयूज को रोकने के लिए 44th अमेंडमेंट जो किया गया, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन जोड़ दिया गया। जैसे मैंने कहा कि आप एक बार में क्या कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए इसको लागू कर सकते हैं। फिर दोबारा अगर आपको इंक्रीज करना है तो पार्लियामेंट के अप्रूवल से आप क्या कर सकते हैं, और 6 मंथ इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो 6 मंथ करके आप क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं अप टू 3 ईयर। लेकिन यहां पर एक प्रोविजन जोड़ दिया गया कि अगर आपको 1 ईयर से ज्यादा, अगर आपको 1 ईयर से ज्यादा क्या करना है, प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है, तो आप तभी कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन जोड़ दिया गया, तभी कर सकते हैं या तो हमारे देश में, कंट्री में, देश में, या फिर उस स्टेट में क्या लगा हो, इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर इन द कंट्री
और दैट पार्टिकुलर स्टेट। यानी कि हमारे देश में या तो इमरजेंसी लगा हुआ हो, नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, या फिर उस पार्टिकुलर स्टेट में क्या हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर यहां पर यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई कर चुका हो, ये जानकारी दे चुका हो कि अभी उस स्टेट में इलेक्शन कराने योग्य एनवायरनमेंट का निर्माण नहीं हुआ है। यानी कि वो इनकैपेबल है, कि वो डिफिकल्टी है वहां पर क्या कराना, इलेक्शन कराना। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, आपने बर्खास्त कर दिया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वहां दोबारा चुनाव होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अभी हम वहां पर चुनाव नहीं करा सकते, उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन है ना। तो दो ही कंडीशन ऐसी है जिसमें आप किसी भी स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उसको क्या कर सकते हैं, 1 ईयर से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या है पहला कंडीशन? मैंने बोला कि या तो हमारे पूरे कंट्री में क्या लगा हुआ हो, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, या फिर उस स्टेट में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो। और दूसरा मैंने क्या कहा कि या आप देखोगे कि इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर कर चुका हो, क्लियर कर चुका हो कि वहां पर जो है इलेक्शन कराना जो है उसके लिए अभी मुश्किल है। तो ये कंडीशन पर ही आप क्या कर सकते हैं, 1 साल से ज्यादा कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लागू रख सकते हैं। तो ये कब किया गया? 44th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? तो प्रेसिडेंट रूल का जो मिसयूज होता है उसको रोकने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर रखना है पूरा कंसेप्ट आपको, ठीक है। तो बात मैंने आपको बता दी। अब आप देखोगे कि जैसे मैंने कहा कि ये लेयर क्यों ऐड किया गया, इसके मिसयूज को रोकने के लिए। तो अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं तो आप देखोगे ये ऐसा प्रोविजन है जिसका काफी मिसयूज हुआ है, और आप इसी बात से समझ सकते हैं इसके मिसयूज को कि 1950 के बाद से जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद से आप देखोगे 134 टाइम्स आप देखोगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली 134 टाइम्स जो है इस प्रोविजन का, आर्टिकल 365 का यूज करके आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट को हटाया गया है, या फिर वहां पर क्या लगाया गया, प्रेसिडेंट रूल। ये साफ साफ बताता है कि पूरे देश में जिसकी भी सरकार आई उसने क्या किया है, इस प्रोविजन का जम करके इस्तेमाल किया है, सरकारों को बर्खास्त किया है, कहीं जरूरी था, कहीं पर पॉलिटिकल वेडेंटा के कारण। तो कहने का मतलब है कि 134 टाइम्स इसको यूज किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा बार कहां पर यूज किया गया, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मणिपुर में और यूपी में आप देखोगे 10 बार, 10 टाइम्स इच। फिर से मणिपुर में लगाने की बात हो रही है, अगर लगता है तो ये 11 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 10 टाइम्स मणिपुर में और 10 टाइम्स यूपी में जो है इसका इस्तेमाल किया जा चुका है, जो सबसे ज्यादा है। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज है एक, जिसको कि आपको जानने की आवश्यकता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा बार किस स्टेट में इसका इस्तेमाल किया गया, तो आप बोलोगे मणिपुर में, और कहां पर, यूपी में। लेकिन आप देखोगे कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो प्रेसिडेंट रूल है वो काफी वर्षों तक लगा रहा, काफी सालों तक क्या है, लगा रहा। जैसे आप देखोगे कि जम्मू और कश्मीर है ना, वहां पर 12 साल तक, याद रखिएगा, कहां पर, जम्मू और कश्मीर में 1950 के बाद से अभी तक आप देखोगे तो 12 ईयर तक वहां पर क्या लगा हुआ था, प्रेसिडेंट रूल। टोटल अगर हम करते हैं तो 12 साल जम्मू कश्मीर में टोटली अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट रूल के तहत रहा है, कौन, जम्मू और कश्मीर। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी यही है, लगभग पंजाब में आप देखोगे 10 ईयर्स यानी कि 3878 डेज के लिए अभी तक टोटली जोड़कर देखा जाए तो पंजाब में इतने लंबे सालों तक पंजाब क्या रहा है, प्रेसिडेंट रूल के अंदर रहा है। आप बोलोगे सर ये तो 3 साल तक मैक्सिमम लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि वहां पर जिस तरीके से मिलिटेंसी हो रही थी, जो आतंकवादी गुट सक्रिय थे, जो अलगाववादी मूवमेंट चल रहा था, जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, उसके कारण काफी लंबे समय तक वहां पर क्या किया गया, प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया है। तो याद रखिएगा कि जिस तरीके से वहां पर जो मिलिटेंट थे और जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी चल रही थी, है ना, अनस्टेबल लॉ था,
है ना। इस कारण से आप देखोगे अनस्टेबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इस कारण से आप देखोगे कि इन दो स्टेट में काफी लंबे समय तक आप देखोगे प्रेसिडेंट रूल के अंदर ये रहा। तो आप देखोगे कि 10 टाइम्स मणिपुर में, 10 टाइम्स यूपी में, लेकिन नंबर ऑफ डेज वाइज देखोगे, ईयर वाइज देखोगे, तो जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट है भारत का, अभी तो यूनियन टेरिटरी बन गया, जहां पर आप देखोगे 12 ईयर तक प्रेसिडेंट रूल के अंदर वो रहा है। पंजाब में आप देखोगे उसी तरीके से 10 ईयर्स तक, है ना। और इसके अलावा आप देखोगे कि कुछ और स्टेट हैं, जैसे आप देखोगे पौंडीचेरी, पुडुचेरी इसको हम लोग बोलते हैं। अभी रिसेंटली आप देखोगे 2021 में पुडुचेरी में सरकार ने क्या लगाया, प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि वहां की जो सरकार थी वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई थी। लेकिन पुडुचेरी के मामले में भी आप देखोगे तो 7 ईयर तक पुडुचेरी अभी तक 1950 के बाद से अभी तक क्या रहा है, प्रेसिडेंट रूल के अंदर रहा है। तो वहां पर रीजन आतंकवाद नहीं था, वहां पर क्या है ना, दल बदल बहुत होता है। तो वहां पर क्या है, असेंबली है, लेकिन छोटा सा स्टेट है, कांग्रेस के टूट करके कहीं और जाते हैं, किसी और पार्टी के टूट के कांग्रेस में आते हैं, तो जो भी सरकार रहती है वहां पर बहुत ही अनस्टेबल रहती है। और इस वजह से आप देखोगे कि पुडुचेरी एक ऐसा आपका यूनियन टेरिटरी है जहां पर 7 ईयर तक अभी तक हमने क्या लगाया है, प्रेसिडेंट रूल के अंदर वो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट रूल का दुरुपयोग किया जाता रहा है। कहीं पर ये जरूरी था, जैसे हम पंजाब की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पे जरूरी हो जाता है। पौंडीचेरी में तो दल बदल हुआ, किसी के पास बहुमत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वहां पर प्रेसिडेंट रूल ही लगाओगे आप, है ना। और कहीं पर इसका मिसयूज भी किया गया। जैसे आप देखोगे, अगर हम मिसयूज की बात करें तो 1977 की बात है, जब 78 जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुए, जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने आते ही क्या कर दिया, जो 9 स्टेट थे जिसमें कांग्रेस की सरकार थी उसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया बिना किसी रीजन के, ठीक है। और जब 1980 में लौट करके कांग्रेस आई तो उसने भी क्या किया, वो 9 स्टेट जहां पर ऑपोजिशन पार्टी की सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया। तो कभी कभी इस तरह से भी आप देखोगे कि हमने प्रेसिडेंट रूल का क्या किया है, मिसयूज किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए आप देखोगे कि बार बार कोर्ट में जो इस बात को लेकर के बहस होती है कि जो प्रेसिडेंट रूल का इस तरीके से मिसयूज होता है, क्या उसमें कोई लिमिटेशन है या नहीं। और उसका लिमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। ये वो मामला है 1994, ये वो मामला है जिसके बाद से आप देखोगे कि आने वाली सरकारों ने प्रेसिडेंट रूल का जो मिसयूज है उसको करना कम किया। तो इस मामले को हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मामला क्या है, SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट। अब आप देखोगे 9 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी और उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही कि ठीक है, आप क्या लगा सकते हैं, सेंटर क्या लगा सकती है, 2 ग्राउंड पर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट का पावर है प्रेसिडेंट रूल लगाने का आर्टिकल 356 के तहत, वो जो है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि ये जो शक्ति है वो अनन्य नहीं है, यानी कि हम इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा के क्या है, अधीन है। यानी कि जो ग्राउंड आप दे रहे हैं क्या लगाने के लिए, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, क्या वो ग्राउंड सही में एग्जिस्ट करता है, कम से कम इसकी तो हम जांच कर सकते हैं। कब कहीं आपने जानबूझ करके दुर्भावना के आधार पर बाहर अपने शक्ति के दुरुपयोग करने, धोखाधड़ी से तो कहीं आपने उस स्टेट गवर्नमेंट को नहीं गिरा दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अनुच्छेद 365 का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, आप बोलोगे हमने इस ग्राउंड का क्या किया, इस्तेमाल किया। लेकिन हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आप उसको छीन नहीं सकते। यानी कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है तो हम इस बात की जांच करेंगे कि जिस आधार पर, जिस रिपोर्ट पर, जिस कंडीशन पर आपने क्या लगाया प्रेसिडेंट रूल,
कहीं वो प्रेसिडेंट रूल क्या है, जो कंडीशन है वो इलीगली मलाफाइड है ना, या फिर कहा जा रहा है एब्यूज ऑफ पावर तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। यानी कि अगर पाया गया कि आपने बिना किसी ग्राउंड के मन मर्जी से क्या किया, किसी स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए आपने उसको क्या कर दिया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो हमें अगर ऐसा प्रतीत होगा तो हम आपके घोषणा को शून्य भी घोषित कर सकते हैं, नल एंड वॉइड भी घोषित कर सकते हैं। यानी कि जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम उन मैटर्स पर सवाल उठा रहे हैं जिनको आधार बना करके आपने क्या लगाया है, प्रेसिडेंट रूल। हम उस इंटेंशन की क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब अगर कोई सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो किसी स्टेट में क्या लगाती है, प्रेसिडेंट रूल, तो उसको कोई आधार बताना होगा, और अगर वो आधार बनावटी है तो यहां पर कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो एसआर मुंबई का मामला था उसमें यह कहा गया कि मान लीजिए आपने प्रेसिडेंट रूल की घोषणा की, तो घोषणा करते ही स्टेट गवर्नमेंट को आप बर्खास्त नहीं कर सकते, आप स्टेट गवर्नमेंट को निलंबित कीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर उसे अप्रूव ना कर दे। ठीक है, पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाता है, 6 महीने तक उसको लागू कर देंगे, आप असेंबली को क्या कीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए। लेकिन इन 2 महीनों में आप सस्पेंड कर सकते हैं असेंबली को, आप उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे। हो सकता है कि पार्लियामेंट राजी ना हो वहां पर प्रेसिडेंट रूल को लगाने से, 2 महीने में परमिशन नहीं मिली, तो जो सस्पेंडेड होगा वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू में ही आपने आज क्या किया, प्रेसिडेंट रूल लगाया और आपने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, तो उससे क्या होगा कि दोबारा से वहां पर चुनाव कराना पड़ेगा। तो आप इसको डिसॉल्व तब तक नहीं कर सकते जब तक कि पार्लियामेंट का अप्रूवल ना मिल जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही गई है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद से आप देखोगे कि जो प्रेसिडेंट रूल का जो क्या था, मिसयूज था, उसको क्या किया गया, रोकने में मदद मिली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है कि आखिर प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, प्रेसिडेंट रूल किस आधार पर लगाया जाता है, उसके आधार क्या है, आर्टिकल 355 क्या है, प्रेसिडेंट रूल का किस तरीके से मिसयूज हुआ, और यहां पर एसआर मुंबई का मामला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके मिसयूज को रोकने के लिए। तो ध्यानपूर्वक सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है ना। काफी इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट हमें देंगे, और हमारे न्यू बैचेज जो है शुरू होने वाले हैं यूपीएससी और बीपीएससी को लेकर के। तो आपको अगर हमारा बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे पटना सेंटर में आकर के इससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है वो ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।